तो देखिए बेटा, आज का टॉपिक है हमारा यूज ऑफ आइसोटोप्स का। कल भी इसको हम डिस्कस कर रहे थे, इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। सबसे पहले है सीरियम 141। इसकी हाफ लाइफ का मतलब कितनी सालों के बाद इसकी उम्र आधी हो जाएगी। हाफ लाइफ 32.5 डेज की होती है। इसका काम, इट मेजर ब्लड फ्लो टू द हार्ट। गैलियम जी ए किसका सिंबल है? गैलियम का। Ga67 एंड Ga68। गैलियम 67 और 68। गैलियम 67 का तो हाफ लाइफ है 78 आवर्स की, और 68 की सिर्फ 68 मिनट्स की ही है। अब जो गैलियम 67 है, इसका काम होता है ट्यूमर डिटेक्शन में। इट इज यूज्ड इन ट्यूमर डिटेक्शन। ट्यूमर आपको पता है क्या होता है। लेकिन जो गैलियम 68 है, इट डिटेक्ट पैनक्रिएटिक कैंसर। अगर पैनक्रियाज में कैंसर है तो उसका पता हम किससे करते हैं? गैलियम 68 से। आगे है फोस्फोरस। फोस्फोरस का कौन सा आइसोटोप? 32। इसकी हाफ लाइफ सिर्फ होती है 4.3 डेज की। ये ट्रीटमेंट में काम आता है ल्यूकीमिया के और पैनक्रियाटिक कैंसर के। देन आयोडीन 125 काम आता है बेटा पैनक्रियाटिक कैंसर में। ठीक है, साथ में आयोडीन 125 ब्रेन कैंसर के ट्रीटमेंट में भी काम आता है। लेकिन आयोडीन 131 आपको पता है थायराइड या गोइटर के ट्रीटमेंट में काम आता है। स्ट्रोंशियम 85 ये ब्रेन स्कैन करने में काम आता है, पता कर इसमें कुछ ट्यूमर वगैरह तो नहीं है ब्रेन में। कैल्शियम 47 इसके सेलुलर फंक्शन होते हैं, मतलब ये बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है मैमल्स में। फिर आपका है सी एस का मतलब है सीजियम 137। इट हेल्प टू ट्रीट कैंसरस ट्यूमर। ठीक है, नेक्स्ट है क्रोमियम। Cr किसका सिंबल है? क्रोमियम 51। इट यूज इन रिसर्च इन रेड ब्लड सेल सर्वाइवल स्टडीज। देन आपका है एम से नाम आप लोग लिख लें। एम से होता है अमरीशियम। एम से क्या होता है? अमरीशियम होता है। तो अमरीशियम 241। इट डिटरमाइन लोकेशन ऑफ ऑयल वेल। ठीक है भाई, ऑयल वेल का पता करना है, तेल के कुएं यहाँ पे है या नहीं है। तो ऑयल वेल का पता करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? अमरीशियम का, AM241 का। इट डिटरमाइन लोकेशन ऑफ ऑयल वेल। आगे ये कह रहा है बेटा, आवाज नहीं। नेक्स्ट आपका ये बता रहा है Na सोडियम 24। तो सोडियम 24 का क्या काम है? टू लोकेट द लीक्स इन ऑयल पाइपलाइन। ऑयल की पाइपलाइन है, उसमें कहीं लीकेज वगैरह तो नहीं है, उसका पता हम किससे करते हैं? सोडियम 24 से। नेक्स्ट है IR 192। IR का मतलब इरिडियम। इरिडियम 192 इसका यूज होता है एयरक्राफ्ट पार्ट्स में। ठीक है, नेक्स्ट है यूरेनियम 235। इसका यूज होता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। नेक्स्ट है CF कैलिफोर्नियम 252। डिटरमाइन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल फॉर द रोड कंस्ट्रक्शन। और लास्ट आपका है कोबाल्ट 60। ये आपका यूज होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। जो भी आपके फ्रेंड्स अब तक क्लास में नहीं है उन्हें बता दो, क्लास में आ जाए। अदरवाइज मैं अभी फोन करना शुरू कर दूंगी 5 से 7 मिनट के बाद। देखिए आप ध्यान से, आप लोगों ने 9th क्लास में आइसोटोप्स के न्यूमेरिकल भी किए होंगे। ठीक है, तो हम दोबारा से ऐसे ही न्यूमेरिकल्स यहाँ पे करेंगे। कोई बच्चा बाय चांस लीव हो जाता है तो प्लीज दोबारा एंटर कर लिया करो। ये नहीं है क्लास छोड़ के चले जाओ फिर आओ ही ना। तो अब देखिए आप आगे, पहला न्यूमेरिकल है नेचुरली अकरिंग बोरोन। बोरोन जो है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 आइसोटोप्स। बोरोन के 2 आइसोटोप होते हैं हुज एटॉमिक मास आर, जिसमें से एक आइसोटोप का एटॉमिक मास है 10.01 और एक का है 11.01। बोरोन के 2 आइसोटोप है, एक का एटॉमिक मास 10.01 है, एक का 11.01। फिर ये कह रहा है जो एटॉमिक मास होता है नेचुरल बोरोन का, एटॉमिक मास ऑफ नेचुरल बोरोन है 10.81। 10.81। तो कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप। तो आपको ये बताना है 10.01 वाले आइसोटोप की कितनी परसेंटेज है, 11.01 वाले की कितनी परसेंटेज है। ठीक है, देखिए ध्यान से।
तो अब ये कह रहा है लेट, हमने मान लिया जो परसेंटेज ऑफ आइसोटोप है विद एटॉमिक मास 10.01, मान लीजिए इसको हम x मान रहे हैं, तो 11.01 वाले की परसेंटेज क्या हो जाएगी 100 माइनस x। यहां तक किसी को कोई डाउट भाई? अब हमें एवरेज एटॉमिक मास यहाँ पे गिवन दिया है 10.81। अब एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकलेगा? तो पहले आइसोटोप का एटॉमिक मास है 10.01, इसकी परसेंटेज हमने मान ली इंटू में कर दिया x, प्लस दूसरे का एटॉमिक मास क्या है 11.01, इसकी परसेंटेज हमने मान ली 100 माइनस x डिवाइड बाय 100, परसेंट निकालना है, इज इक्वल टू 10.81। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां से x की वैल्यू निकालो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करने पर x की वैल्यू क्या आएगी 20%। इसका मीनिंग क्या है बेटा? ऐसा एक न्यूमेरिकल पक्का आपका इस बार टेस्ट में आएगा, आपको उसका सॉल्यूशन करके आंसर मैच करना होगा, किस ऑप्शन से मैच करेगा। तो जो आपका आइसोटोप था 10.01 वाला, उसकी परसेंटेज कितनी आई 20%, तो दूसरा आपका 11.01 वाला कितना बच गया 80% बच गया। हो गया? तो ऐसे ये क्वेश्चन आपको करना है। कोई डाउट है तो बोलो इसमें। नो मैम। आगे ये कह रहा है ओके, फिर आगे ये कह रहा है जो क्लोरीन है इसके दो आइसोटोप है, उनके एटॉमिक मास गिवन है। पहले का एटॉमिक मास है 34.97 और दूसरे का है 36.97। ये इससे अलग है बेटा, दोनों का एटॉमिक मास दे रखा है और दोनों की अबेंडेंस भी दे रखी है। द अबेंडेंस मतलब भाई परसेंटेज ही मान के चलो आप, अबेंडेंस दे रखी है दोनों आइसोटोप्स की, कितनी है 0.755 एंड 0.245। तो आप इन दोनों की हेल्प से एवरेज एटॉमिक मास निकालो क्लोरीन का। तो ये तो और भी आसान है, जो आपको एटॉमिक मास दे रखा है वो लिया 34.97, इनटू में इसकी अबेंडेंस क्या दे रखी है 0.755, प्लस में ले लिया दूसरे का एटॉमिक मास क्या है 36.97, इनटू में ले लिया 0.245। बस इसको सोल्व कर लो, सोल्व करने पर आंसर आ गया 35.46, मतलब ये 35.5 यू हो गया, 35.5 यू। और आपको पता है क्लोरीन का यही तो होता है एवरेज एटॉमिक मास 35.5 यू। तो आप इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे कर लेना, ठीक है। तो ये आपका आइसोटोप का टॉपिक भी पूरा हुआ। तो अब इसके बाद आगे देखिए, ये बताओ आपके मॉडल ऑफ एटम का टॉपिक भी है? नो मैम। लेकिन उससे क्वेश्चन आज थोड़ी देर है ना। चलिए अब देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है आइसो इलेक्ट्रॉन्स। हमने आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसोस्टर्स, आइसो डायस्फीयर्स, ये 5 पहले कर लिए थे। अब ये 6th है हमारा आइसो इलेक्ट्रॉन। आइसो का मीनिंग है सेम, क्या सेम है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कह रहा है एटम एंड आयंस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एटम और आयंस है अलग अलग एलिमेंट के, जिनमें सेम क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। जिसमें क्या सेम होते हैं सभी बोलो भी, क्या सेम होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जी, बस बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहला है N3 नेगेटिव। आप सबको पता होगा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है। अब -3 का मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन और ले लिए, तो 7 में 3 ऐड होंगे, तो 7 + 3 कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। हो गया। अगला है O2 नेगेटिव। आपको पता है O का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो O में है, 2 और ऐड कर लिए, 8 + 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10। अब है F नेगेटिव, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, 9 में एक और ऐड कर दिया 10। Na प्लस, प्लस का मीनिंग है इलेक्ट्रॉन लॉस करवाना है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो भी, आज स्क्रीनशॉट लेगी लक्ष्य बेटा, लो शाबाश, 31 स्टूडेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो अभी। Na प्लस, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, -1 कर दिया, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 10। ये आपको पता होगा -1 क्यों करवाया, क्योंकि प्लस में कम करना होता है, माइनस में बढ़ाना होता है। Mg2 प्लस, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है,
2 प्लस का मीनिंग 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, तो 12 माइनस 2 कितने हो गए 10। लास्ट है Al3 प्लस, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, 13 में से माइनस कर दिए 3, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10। तो आप सब एक बात नोट कर पा रहे होंगे, इन सभी में क्या सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सभी में 10 10 10 इलेक्ट्रॉन है। तो आप कहेंगे ऑल हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए ये सारे क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉन्स है। दैट्स व्हाई ऑल ऑफ दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉन्स। आपको ये बात समझ में आई? बोलिए बेटा, से यस और नो। यस मैम। ठीक है, यस मैम। वेरी गुड। अब आगे देखो, न्यूक्लियन क्या होता है, व्हाट इज न्यूक्लियन? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है न्यूक्लियन। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं। अब जो आगे टॉपिक है ये बड़े आसान आसान से हैं, देखिए ध्यान से। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। बस आपको पढ़ना है, याद कुछ नहीं करना। ठीक है, इन टॉपिक्स में पढ़ लोगे तो भी क्वेश्चन कर दोगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी किसने दी थी, मैक्सवेल ने दी थी। कब, 1864 में। अब इसका पहला पॉइंट सुनो, जो एनर्जी निकलती है किसी भी सोर्स से, द एनर्जी ऑलवेज इमिटेड इन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। बेटा अंजू मैम बाकी क्लासेस में आ रही है अब? मैम अब तो Yes, मैम ने ग्रुप ही लेफ्ट कर दिया। अच्छा, अब मैम नहीं है इसमें, तो आपके अटेंडेंस सब कौन चेक करता है? मैम भीमराज सर, तो उन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया हुआ, उसी में जैसे स्कूल में अटेंडेंस लेते हैं ना, वो वैसे अटेंडेंस लेते हैं हर क्लास में। नहीं नहीं, वो तो मैं भी ले लेती हूँ, मैं बाद में ऐड कर देती हूँ स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों से, मतलब खुद ही करना है ना। ठीक है, तो लक्ष्य मेरे पास भेज देना स्क्रीनशॉट आज। तो ओके मैम। देखो, द एनर्जी ऑलवेज इमिटेड इन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। एनर्जी हमेशा रेडिएशंस की फॉर्म में निकलती है, फ्रॉम एनी सोर्स, किसी भी सोर्स से, जिसको हम बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी, जिसे हम क्या कहते हैं, रेडिएंट एनर्जी। जो एनर्जी किसी भी सोर्स से निकलती है रेडिएशन की फॉर्म में, उसे हम रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं। सेकंड पॉइंट है, जो रेडिएशंस है उनमें वेव करैक्टर होता है। बेटा फिजिक्स में कितने बच्चे पहुंच जाते हैं? मैम 25 होते हैं मैक्सिमम। ठीक है, अपने से ज्यादा किस में होते हैं ये बताओ? मैम किसी में नहीं होते। तो आप अपना पूरा करना है, कल देखना बच्चे और बढ़ेंगे, शाबाश। सेकंड पॉइंट समझो, पहला पॉइंट बड़ा आसान था भाई, मान लो बल्ब है, बल्ब में से ही लाइट निकल रही है, एनर्जी निकल रही है, तो एनर्जी किस फॉर्म में आती है, रेडिएशन की फॉर्म में, उसे हम रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है, जो रेडिएशंस होती है उनमें वेव करैक्टर होता है, रेडिएशन है वेव करैक्टर। तीसरा पॉइंट है, जो रेडिएशंस है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं। कितनी स्पीड होती है इनकी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला पॉइंट है, इट कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो वो रेडिएशंस निकलती है ना किसी भी सोर्स से, उसमें दोनों फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी। ठीक है, एंड दे ऑक्सीलेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वो कैसे मूव करती है, कैसे ऑक्सीलेशन करती है, they are perpendicular to each other. और लास्ट पॉइंट, they do not require any medium for propagation. propagation का मतलब होता है मूव करना, ठीक है, मूवमेंट। तो ये कह रहे हैं इन्हें कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रोपागेट मतलब ये है, ये बेटा वैक्यूम में भी मूव कर सकता है। तो ये 5 पॉइंट आपके हैं। पहला ये कि एनर्जी किसी भी सोर्स से निकलती है रेडिएशन की फॉर्म में, जिसको रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं। ये रेडिएशन वेव की तरह होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से ये ट्रेवल करती है। इन रेडिएशन में दोनों फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, और दोनों ऑक्सीलेट करते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और लास्ट, इन्हें कोई मीडियम नहीं चाहिए प्रोपागेशन के लिए। आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए बेटा, बताइए सभी? यस मैम। ओके, शुरू कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। ओके बेटा, अब ये टॉपिक आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, मेरे ख्याल से 9th में केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा शायद, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। तो सबसे पहला देखो, वेव लेंथ क्या होता है, व्हाट इज वेव लेंथ? तो वेव लेंथ होता है बेटा, ये एक वेव है, इट इज ए वेव। अब ये कह रहा है वेव लेंथ क्या है बेटा, आप देखो जो ये है ना हाइट मैक्सिमम, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, और जो डेप्थ होती है मैक्सिमम उसको बोलते हैं ट्रफ। ठीक है,
मैक्सिमम हाइट को तो बोलते हैं क्रेस्ट और मैक्सिमम डेप्थ को बोलते हैं ट्रफ। आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होगी। तो ये एक आपकी मैक्सिमम हाइट है पीक की और ये आपकी दूसरी मैक्सिमम हाइट है पीक की। 32 बच्चे हैं बेटा, ठीक है। लक्ष्य आपने ले लिया स्क्रीनशॉट? यस मैम। ठीक है, ओके। तो अब देखिए आप, ये दो आपकी क्रेस्ट है, ये दो आपकी मैंने ट्रफ बना दी ऐसे ही। तो इन दोनों क्रेस्ट के बीच का जो ये डिस्टेंस है बेटा, ये जो सिंबल है यहां मेरा एरो चल रहा है, इसको बोलते हैं लैम्डा। ये सिंबल किसका है? लैम्डा का। आपने ये पढ़ रखा है फिजिक्स में कभी ये टॉपिक? तुमने साउंड चैप्टर में पढ़ा होगा, ये पढ़ा था, बताओ। यस मैम। यस मैम। समझ गए? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ, दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस और दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, इसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। और वेवलेंथ का सिंबल क्या है? लैम्डा। और ऐसे हम लैम्डा को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बेटा जो वेवलेंथ मेजर किस में होती है? या तो मीटर में, या सेंटीमीटर में, या एंगस्ट्रोम में, या नैनोमीटर में, या पिकोमीटर में। तो आपको पता होगा 1 ए नोट ए डिग्री, इसका मीनिंग क्या होता है? एंगस्ट्रोम। इसका मतलब क्या होता है? एंगस्ट्रोम। एंगस्ट्रोम का मतलब 10 की पावर -10 मीटर, 10 की पावर -10 मीटर, या 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। ये आपको याद होना चाहिए बेटा। ये 10 की पावर -8 क्यों हो गया? आपको पता है ना, 1 मीटर किसके इक्वल होता है? 100 सेंटीमीटर के। 100 सेंटीमीटर मतलब 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। तो 10 की पावर -10 और 10 की पावर 2, तो क्या बचेगा? 10 की पावर -8 बचेगा। 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है? 10 की पावर -9 मीटर के। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर। सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। अगला है 1 पिकोमीटर। पिकोमीटर किसके इक्वल होता है? 10 की पावर -12 मीटर के। तो सेंटीमीटर में कितना हो गया? 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में कितना हो गया? 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। और 1 नैनोमीटर बता दिया, 10 की पावर -9 मीटर। तो आप ये सब याद कर लोगे? बोलो बेटा। यस यस मैम। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए सेकंड, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का सिंबल, इसको न्यू बोलते हैं, NU, और रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। न्यू होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ वेव पासिस थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में कितनी वेव पास होती है एक पॉइंट से। मान लो बेटा कोई भी एक पॉइंट है, उससे वेव रेडिएशन निकल रही है, तो एक सेकंड में कितनी वेव निकली, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव पासिस थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। तो यूनिट इसकी हुई हाइट, HZ। हाइट्स को क्या बोलते हैं? साइकिल पर सेकेंड। भाई वेव आपकी साइकिल की फॉर्म में जाती है ना, तो कितनी साइकिल वेव की बनी एक सेकंड में, तो यूनिट क्या होगी? साइकिल पर सेकंड। इसी को हाइट्स बोलते हैं। हाइट्स का सिंबल क्या होता है? H और Z। हो गया। थर्ड देखो, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का सिंबल होता है A। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ। क्रेस्ट की तो हाइट और ट्रफ की डेप्थ, मतलब ये मतलब बेटा देखो यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस है, ये कितनी गहराई है ट्रफ की और कितनी ऊंचाई है क्रेस्ट की। ठीक है, ग्राउंड लेवल से लेके उस चीज को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम हाइट ऑफ क्रेस्ट एंड डेप्थ ऑफ ट्रफ, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। मीटर ये भी किसमें होगा? मीटर में, सेंटीमीटर में, नैनोमीटर, पिकोमीटर में। अब फोर्थ देखो, वेलोसिटी। वेलोसिटी का सिंबल होता है C। वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है? C। और वेलोसिटी होता क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड में वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी का सिंबल होता है C। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड। यूनिट क्या बनेगी वेलोसिटी की? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? एक सेकंड में वेव कितना डिस्टेंस कवर करती है, उसको वेलोसिटी बोलते हैं। आप सबको पता है वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। अब फिफ्थ आप देखो, वेव नंबर। वेव नंबर का सिंबल होता है न्यू बार। न्यू बार। वेव नंबर क्या होता है?
नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। भाई हमारे पास लेंथ है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितनी वेव बनेगी, 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितनी वेव बनेगी, उसको हम बोलते हैं वेव नंबर। उसे हम क्या कहेंगे, वेव नंबर कहेंगे। ठीक है, तो देखो जो वेव नंबर है न्यू बार, इट इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। वेव नंबर इनवर्स में होता है वेव लेंथ के, मतलब जितनी वेव लेंथ ज्यादा होगी उतना वेव नंबर कम होगा। अगर वेव लेंथ इंक्रीज होगी तो वेव नंबर डिक्रीज होगा। अब यूनिट क्या बनी, आप देखो 1 अपॉन लैम्डा हो गया, यूनिट लैम्डा की क्या होती है, सेंटीमीटर, तो 1 अपॉन सेंटीमीटर क्या हो गया, सेंटीमीटर इनवर्स हो गया। तो यूनिट क्या बनी वेव नंबर की, क्या बनी, सारे बोलो, यूनिट क्या बनी भाई, सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखो लास्ट, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इसको ऐसे टी या टाउ से लिखते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन फॉर वन वेव टू पास थ्रू ए पॉइंट। एक वेव को एक पॉइंट में से निकलने में कितना टाइम लगता है, वेव को किसी भी पॉइंट से निकलने में कितना टाइम लगता है, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। अब जो टाइम पीरियड है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये बातें आप ध्यान रखें। ठीक है, अब आगे रिलेशनशिप है वेलोसिटी में, फ्रीक्वेंसी में और वेवलेंथ में, ये आप याद करें, इस पे न्यूमेरिकल आपका आ सकता है पेपर में। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ, मतलब वेलोसिटी हुआ c, c इक्वल टू हो गया न्यू इंटू लैम्डा। c इक्वल टू क्या हुआ, सारे बोलो, c किसके इक्वल है, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। हाँ जी, न्यू Frequency into lambda. यस बॉयज, आप लोग भी बोलो, वेलोसिटी किसके इक्वल है, म्यू इंटू लैम्डा। लैम्डा। जी। तो याद, अच्छा अब ये बताओ, सिर्फ बॉयज बोलेंगे, आपको ये टॉपिक समझ में आया, ये सारे याद कर लोगे ना, यस मैम। ठीक है। तो एक टॉपिक छोटा सा और कर लेते हैं, टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आपने एक्स रेज, गामा रेज, इन सब का नाम सुना है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। इससे पहले हमने अल्फा बीटा गामा रे भी पढ़ी थी ना, ध्यान है किसी को, अल्फा रेज पॉजिटिव चार्ज की रे थी हीलियम 24, बीटा रेज नेगेटिव चार्ज की रे थी बीटा -1 0, गामा रेज न्यूट्रल थी। तो अब हमारा टॉपिक है, बस आज का लास्ट टॉपिक होगा ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसका मतलब क्या होता है, सुनो, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है हमें उनका अरेंजमेंट करना है। अरेंजमेंट कैसे करना है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ में और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में। हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अरेंजमेंट करना है, किस ऑर्डर में, वेवलेंथ तो इंक्रीज हो रही हो और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही हो। ठीक है, तो आप देखिए बेटा, ये आपकी सारी रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सबसे पहले कॉस्मिक रेज, फिर गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, देन इंफ्रारेड रेज, देन माइक्रोवेव एंड देन रेडियो वेव। सबसे पहले क्या है, सारे बोलो, सबसे पहले क्या है भाई, कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज के बाद बोलिए, Cosmic rays. कॉस्मिक रेज के बाद गामा रेज। गामा रेज, गामा रेज के बाद एक्स रेज। एक्स-रेज, अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रावायलेट। देन इंफ्रारेड। माइक्रो, इंफ्रारेड, रेडियो वेव। अब आप देखो क्या माइक है, बोलो, इंक्रीजिंग वेवलेंथ, वेवलेंथ तो बढ़ रही है, और डिक्रीज क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी। इंक्रीजिंग वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। अब आप बताओ वेवलेंथ कितने से कितनी होगी, शुरुआत में क्या वेवलेंथ थी, बोलो सारे देख के, यहाँ जो मेरा एरो है बताओ, शुरुआत में कितनी वेवलेंथ थी, 10⁻⁻16। और फिर आप देखो लगातार बढ़ रही है, और लास्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी है 10 raised to power 4. 10⁻⁴। ये क्वेश्चन आ गया कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की है, तो क्या आंसर लिखोगे बताओ, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी
शाबाश, देख के बताओ। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो है कॉस्मिक रेज की और सबसे कम वेवलेंथ भी कॉस्मिक रेज की है। कॉस्मिक रेज की वेवलेंथ है सबसे कम, फ्रीक्वेंसी है सबसे ज्यादा। देखो कितनी फ्रीक्वेंसी है इसकी, 10 की पावर 24। तो इस तरफ लगातार फ्रीक्वेंसी तो घट रही है और वेवलेंथ आपका बढ़ रहा है। लैम्डा इंक्रीज हो रहा है, न्यू डिक्रीज हो रहा है। तो कॉस्मिक रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, वेवलेंथ सबसे कम, लेकिन रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम और वेवलेंथ सबसे ज्यादा। अब बेटा आप देखो बीच में ये अलग से कौन सा रीजन है, विजिबल रीजन है। कौन सा रीजन है, विजिबल रीजन, जहां पर विबज्योर बनता है, जो हमें दिखाई देता है, जो रेडिएशन, जहां पर क्या बनता है, विबज्योर। ये आपको पता ही होगा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। हाई एनर्जी से लो एनर्जी, हाई एनर्जी से लो एनर्जी, मतलब विबज्योर में भी सेम ऑर्डर फॉलो हो रहा है, वेवलेंथ बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी घट रही है। रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है, दैट वाई यूज इन द वार्निंग सिग्नल, दैट्स वाई यूज इन द वार्निंग सिग्नल। साथ में एनर्जी हाई से लो होती जा रही है इन सभी की। कॉस्मिक रेज की हाई एनर्जी है सबसे, रेडियो वेव की सबसे कम एनर्जी है। तो एनर्जी लगातार इनकी घटती जा रही है, फ्रीक्वेंसी घटती जा रही है और वेवलेंथ बढ़ती हुई जा रही है। तो बताओ आप सभी ये टॉपिक कर लोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी कर लेंगे? तो भाई इनका पीडीएफ आपको आज भेज, Yes, ma'am. तो बस और टॉपिक कल करेंगे, आज टाइम हो गया है। तो यहाँ तक का आप सभी कर लो, ठीक है? ये सारे टॉपिक आपको याद होने चाहिए। इस बार सबसे बढ़िया मार्क्स भी केमिस्ट्री में ही लेके आने हैं।